ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर, ये हमारा कौन सा जीडीपी होगा? रियल जीडीपी। जीडीपी दो होता है, एक नॉमिनल और दूसरा कौन सा होता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है कि एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होती है और जितनी सेवाएं होती है उनका क्या होता है? मूल्य की गणना किस वर्ष के आधार पर? आधार वर्ष। किस वर्ष के आधार पर? आधार वर्ष, यानी कि इसको हम बोलते हैं कौन सा? बेस ईयर। अभी भारत सरकार के द्वारा कौन सा बेस ईयर है? 2011। अभी जो बेस ईयर है वो कौन सा है? 2011। आने वाले टाइम के अंदर इसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मूल्य स्थिर कीमतों पर की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। इसके जो आंकड़े होते हैं ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंकड़े बताए जाते हैं रियल जीडीपी के, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि विश्वसनीय आंकड़े माने जाते हैं। और रियल जीडीपी प्राइस हम किसके आधार पर लेते हैं? बेस। और जो प्रोडक्शंस होता है वो किसके आधार पर लेते हैं? चालू वर्ष, यानी कि करंट ईयर का प्रोडक्शंस लेते हैं और एक बेस ईयर। और बेस ईयर ये कौन सा होता है? जिसके अंदर एवरेज हमारी ग्रोथ हुई है, यानी कि जो प्राइस है जिसके अंदर एवरेज प्राइस बढ़ा हो, उस बेस ईयर को लेते हैं। जैसे 2011 के अंदर जो कीमतों के अंदर चेंजेस आया था वो एवरेज चेंज आया था, एक औसतन यहां पर बदलाव आया था कीमत के अंदर, और उसी को क्या उठा लिया हमने? बेस ईयर। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया कि किस तरीके से हमें रियल जीडीपी को निकालना होता है। तो रियल जो जीडीपी है, एक तो हम ले लेते हैं यहां पर ईयर को, एक हमने ले लिया प्राइस, और क्या ले लिया? प्रोडक्शन। साथ में हम कंपैरिजन कर लेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। यहां पर जो हमारा बेस ईयर है ये कौन सा है? 2011 का। तो शुरुआत में 2011 के अंदर पेंसिल का रेट कितना था? 5। कितनी पेंसिल का प्रोडक्शन हुआ? 20। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया? 100। और यहां पर भी नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी कितना हो गया? 100, क्योंकि हम इसको गुणा कर देंगे। दिखाई दे रहा है क्या? यहां पर हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। किस किस को? 5 को, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, ब्लैक ही ले लें, ठीक है। 5 को हम गुणा कर देंगे किससे? 20 से, ठीक है। तो जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर के अंदर जो हमारा रेट है वो कितना है? 5। तो बेस जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर के अंदर क्या होती है? सेम होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि कौन से साल के अंदर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इक्वल होती है। तो कौन सी ईयर के अंदर इक्वल होगी? जो हमारा कौन सा ईयर होगा? बेस ईयर, उसी के अंदर क्या होगा? इक्वल होगा दोनों जीडीपी। 2012 के अंदर पेंसिल का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोडक्शन कितना हुआ? 19, ठीक है। अब यहां पर नॉमिनल जीडीपी जो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका? 114। कितना हो जाएगा? 114। वहीं से हम अगर रियल जीडीपी को देखते हैं तो रियल जीडीपी कितना हो जाएगा आपका? यहां पर रेट कितना उठाएंगे? 5। प्रोडक्शन कितना हुआ? 9। 19, और 19 को कर देंगे इससे गुणा 5 से, कितना हो गया? 95। अब देखो पिछले साल की जो रियल जीडीपी वो कितनी थी? 100। अगले साल की रियल जीडीपी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 95। तो यहां पर क्या है कि देश ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही ना, नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पहले तो जीडीपी कितनी थी हमारी? 100। उसके बाद में जो जीडीपी आई वो कितनी आ गई हमारी? 95। ये रियल आंकड़े होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्या होता है कि जो भी भाषण वगैरह, स्पीच वगैरह देते हैं तो वो इस जीडीपी को बता देते हैं। वो कह देंगे पिछले 10 सालों से लगातार हमारी जीडीपी क्या आ रही है? बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ेंगे तो इसको दिखा देंगे कि हमारी लगातार जीडीपी क्या हो रही है? बढ़ती हुई जा रही है। अब भी भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है ड्यू टू मेक इन इंडिया या मेड फॉर इंडिया प्रोजेक्ट्स के कारण, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, इन्हीं के कारण हमारी जो जीडीपी है वो एकदम से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और 2025 तक कितने का टारगेट रखा गया है? 2025 तक जो जीडीपी है उसका कितना टारगेट रखा गया है? कितना? 30। बाप रे, टॉप करो अभी। 3rd नंबर पे नहीं, 5 ट्रिलियन। कितनी? 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है, ठीक है। फिर भी हम तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। आने वाले 20 सालों तक जीडीपी के अकॉर्डिंग हमें अगर देखा जाए तो इसी अभी जितना रैंक है उसी रैंक पर रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे कितना रैंक है इंडिया का? 5वां, ठीक है। छोटे छोटे देश है जैसे फ्रांस, जापान, उनके बिल्कुल इक्वल हमारी क्या है? जीडीपी है, उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा ये।
2020 के अंदर अगर देखते हैं हमारी जीडीपी, पेंसिल का प्राइस और बढ़ गया, कितना हुआ 7, प्रोडक्शन कितना हो गया 18। देखो प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यहां पर जो नॉमिनल आपकी जीडीपी ये कितनी निकल के आई 126, बट यहां पर रियल जीडीपी कितना हो गया आपका, 5 को गुणा करेंगे किससे 18 से, तो कितना हो गया 90। फिर क्या हो गया, कम हो गया। रियल जीडीपी फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा ही 2021 में देखो रेट फिर बढ़ गया, यानी कि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, बट जो प्रोडक्शन है उनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर टोटल आपका नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया 150, इन दोनों को गुणा करेंगे और यहां पर जो रियल जीडीपी है ये कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा आपका 75, क्योंकि बेस ईयर का जो हमारा बेस ईयर है उसका हम क्या उठाते हैं, यहाँ पर प्राइस उठाते हैं। ऐसे ही 2022 के अंदर देख लेते हैं, तो 2022 के अंदर भी हमारा रियल जीडीपी कितना हुआ 70, रियल जीडीपी कितना हुआ 70। तो क्या यहां पर जो आम जनता है उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, जीडीपी घटने से नुकसान हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां से हमें क्या पता लग रहा है, जो प्रोडक्शंस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। और जब प्रोडक्शंस की वैल्यू घटेगी, यानी कि मार्केट के अंदर अगर चीजें कम मिलेगी, तो क्या रेट ज्यादा नहीं होगा? आप देखते होंगे अक्सर एक व्रत आता है करवा चौथ का, उस करवा चौथ के दिन मार्केट के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनको पता है डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो वो प्राइस को भी क्या कर देते हैं ज्यादा, और उस दिन क्या होती है, महंगाई क्या हो जाती है, बखूबी जानते हो, है ना? ठीक है, तो उस दिन क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे देखते हो कि शादी विवाह का सीजन होता है ना? आजकल एक 10 रुपए की नोट की गड्डी अफीम के तरीके से हो गई है ना? 1525 रुपए के अंदर 1000 रुपए मिलेंगे 10-10 के, है ना? तो ये शादी ब्याह के समय इसका भी रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, महंगाई बढ़ाता है। एक आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, इसको कैसे हमें निकालना पड़ता है? तो जीडीपी जो डिफ्लेक्टर होता है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, ऊपर हमें लेना है यहां पर नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और इसको डिवाइड करेंगे हम कौन सी जीडीपी से, रियल जीडीपी से। ठीक है, रियल जीडीपी, और परसेंटेज के अंदर निकालना है, गुणा कर देंगे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा, जीडीपी डिफ्लेक्टर। और ये जीडीपी डिफ्लेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, आप ऊपर रियल लिख देगा, नीचे नॉमिनल लिख देगा, या सीधा ही आपका जीडीपी लिख देगा, ऊपर फैक्टर को, नीचे आपका मार्केट प्राइस का। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शंस दे देगा। तो वहां से आपसे पूछेगा कि यहां पर जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, यानी कि कितना चेंज हो रहा है जीडीपी के अंदर। अगर हम जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालते हैं 2020 का, तो 2020 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालो, कितना हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी कितना है 210, रियल जीडीपी कितना है 70। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया 300। कितना आ गया, कितना परसेंटेज आ गया 300%। ठीक है, तो जो जीडीपी है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है 300% का। ठीक है, अब जनता को जो बेवकूफ बना रहा है कितना परसेंट से, 300% से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये जीडीपी से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो जीडीपी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, अब 1 या 2 बार एटलीस्ट इसको रिवाइज करना है जीडीपी को। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। यहां पर एक होता है पीपीपी, ठीक है, एक होता है आपका पीपीपी। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। हिंदी में कहेंगे क्रय शक्ति सामर्थ्य। क्या कहेंगे, क्रय शक्ति सामर्थ्य। अब ये पीपी क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको पढ़ते हैं। यहां पर जो पीपीपी होता है, अगर आप किसी दूसरे देश के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको पैसा ज्यादा दिया जाता है जब जॉब करते हो। देते हैं कि नहीं देते, है ना? ट्रेंड बना हुआ है, कनाडा चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, यूक्रेन जाते हैं, है ना? तो वहां पर क्यों भाग रही है जनता, क्योंकि वहां पर क्या है, पैसा ज्यादा है। ठीक है, उस देश के और हमारे देश की जो वस्तुओं का जो मूल्य है ना, उस मूल्य का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, मूल्य के जो अंतर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पीपी को डिसाइड करते हैं। वहां दूसरे देश के अंदर बताया जाता है कि यहां और वहां के मूल्यों के अंदर इतना अंतर है, तो इसीलिए उन्होंने एक मिनिमम वेजेस डिसाइड कर दिया। जैसे भारत के अंदर भी एक मिनिमम वेजेस डिसाइड किया था पीछे, लगभग 18,000 के आसपास बोला गया था कि अगर आप मंथली काम करते हो तो आपको 18,000 की इनकम दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने की। तो उसी तरीके से दूसरे देशों के अंदर भी जो बाहर से जॉब करने के लिए आते हैं तो उनको भी क्या है कि मिनिमम वेजेस दिया जाता है, और उसी मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग क्या निकाला जाता है यहाँ पर, पीपीपी,
परचेजिंग पावर पैरिटी, ये अंतरराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है, ठीक है। पूरे सभी देशों ने मिलकर इसको एक सिद्धांत बना रखा है, ठीक है। देशों के बीच में वस्तु या सेवाओं के कीमत में मौजूद जो अंतर होता है, करंट की जो इनकम होती है, ठीक है, जो उनका प्राइस होता है, उन्हीं का जो अंतर होता है उसी के अकॉर्डिंग पीपीपी निकाला जाता है, ठीक है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इससे क्या पता लगाया जा सकता है, आकार। जैसे हमें मान लो किसी दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करना है, हमारी अर्थव्यवस्था कहां पर है। जैसे यहां पर आपको बता भी रखा है कि जो इंडिया की जो पीपीपी है यूएसए से कितनी ज्यादा है, कितनी गुना है यूएसए की, 17 गुना, ठीक है। अगर आप यूएस के अंदर जाते हो और यूएस का कोई भी, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति वहां पर 17 लाख रुपए ले रहा है, तो आपको वहां पर 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पीपीपी, ठीक है। यही चीज होती है यहाँ पर मेन पीपीपी। और इस पीपीपी से या तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा जो पीपीपी है ये किसकी दर को तय करती है, मुद्रा विनिमय दर को तय करता है। किसको, मुद्रा विनिमय दर को क्या करता है, तय करता है, ठीक है। दो देशों की मुद्रा क्रय शक्ति के अंदर कितना अंतर है, वही हमें यह बताता है कौन सा, पीपीपी। और पीपीपी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किस देश की पीपीपी है, सबसे ज्यादा चाइना की। पीपीपी सबसे ज्यादा किसकी है, चाइना की। उसके बाद में किस देश की है, अमेरिका की। और भारत की जो पीपीपी है वो कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर के ऊपर। कितने नंबर पर है, तीसरे। आने वाले 15-20 सालों के अंदर जो पीपीपी है भारत की इतनी ही रहेगी। और इसी पीपीपी के अंदर क्या होता है, जैसे 1991 के अंदर भारत के जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी थी, ठीक है। 1991 के अंदर क्या है, जो हमारे पास मुद्रा जो कोष था, ये जो मुद्रा भंडारण था, ठीक है, इंटरनेशनल का मुद्रा भंडारण, वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। केवल हमारे पास कितने दिन का पैसा बच गया, 15 डेज का। कितने दिन का बच गया, 15 दिन का। जब 15 दिन का पैसा बचा तो जितने भी अर्थशास्त्री थे सभी ने बोल दिया कि अब भारत को कोई नहीं बचा सकता, भारत कंगाल होने वाला है, ठीक है। दोबारा से भारत के ऊपर कोई ना कोई राज कर लेगा। और उसी समय यहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। और उसी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर आरबीआई के गवर्नर थे, कौन थे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तुरंत उनको वहां से उठाकर सरकार के अंदर एक मंत्रालय दिया गया था जिसको कहा जाता है वित्त मंत्रालय। उनको वित्त मंत्री बनाया गया और वित्त मंत्री बनाने के बाद में उनको सारी सिचुएशंस बताई गई। बहुत तगड़े अर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। तो उनको जब यहाँ पर वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया तो उसी समय उन्होंने देखा कि 15 दिन का बचा हुआ है हमारे पास पैसा, यानी कि जो ये हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है डॉलर के अंदर रखना होता है, केवल 15 दिन का पैसा बच गया। किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो डॉलर के अंदर व्यापार किया जाता है। अभी ब्रिक्स देश मिलकर एक नई करेंसी लेके आ रहे हैं और जब वो करेंसी आएगी तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एकदम से सुधार आएगा, ठीक है। सभी ब्रिक्स देश वो उस करेंसी को यूज करेंगे, डॉलर की उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डॉलर का क्या किया गया, इकट्ठा किया जाता है। सबसे ज्यादा डॉलर किसके पास है, चाइना के पास, जो भंडार किया हुआ है। तो 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा था। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, मनमोहन सिंह ने धीरे धीरे यहां पर 3 प्रथाएं लेके आए। यहां पर एलपीजी, ये एलपीजी गैस नहीं है, ठीक है। एल से लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 यहां पर चीज लेके आए थे, ठीक है। कि प्राइवेटाइजेशन जितना हो सके उतना प्राइवेट सिस्टम करो, ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर बताओ, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारता लेके आओ, किसके अंदर, नियमों के अंदर। बाहर से कोई कंपनी आ रही है, पहले सीधा मना कर देते थे, जैसे अभी टेस्ला को मना किया था। टेस्ला को सीधा मना नहीं किया, टेस्ला को क्या बोला भारत सरकार ने कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा। बोला कितना, 100%, ठीक है। कोई 15 लाख की गाड़ी है तो 15 लाख उसके ऊपर टैक्स हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख। और 30 लाख की गाड़ी कोई खरीदेगा, ना खरीदता कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए 30 लाख से शुरू नहीं होती उनकी, लगभग 50 लाख से ऊपर उनकी गाड़ी शुरू होती है टेस्ला की, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ला ने भारत के अंदर कोई भी अपना प्लांट नहीं डाला। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो रूल्स हैं उनके अंदर क्या लेके आओ, उदारता लेके आओ। तो मनमोहन सिंह ने कहा था। और आने वाले कहा जाता है कि 3 से 4 सालों के अंदर ही भारत की जो पीपीके के अकॉर्डिंग कौन से स्थान पर लेके आए थे, तीसरे नंबर पर, ठीक है। और आने वाले 20 से 25 सालों तक भारत तीसरे ही स्थान पर रहेगा अकॉर्डिंग टू पीपीके, ठीक है। क्योंकि दूसरे जो देश है चाइना और अमेरिका, ये काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं हमसे, ठीक है। अभी हमने एक ही चीज में टॉप किया है, धीरे धीरे बाकी चीजों के अंदर भी टॉप करने लग जाएंगे। किस में टॉप किया अभी, जनसंख्या, है ना।
फकर होता है एक चीज में तो हम टॉप पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो धीरे धीरे पीपीपी के अंदर भी टॉप पे आएंगे, जीडीपी के ऊपर भी टॉप पे आएंगे। अभी चाइना चल रहा है हर जगह टॉप पर, क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है जीडीपी किस तरीके से ग्रोथ करवानी होती है, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पर पीपीपी, और पीपी के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा। कौन से स्थान है, तीसरा, थर्ड नंबर के ऊपर है भारत की अर्थव्यवस्था अकॉर्डिंग टू पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार तीसरे नंबर पर आता है भारत का रैंक। पहले पे कौन है, चाइना, दूसरे पे अमेरिका। और अमेरिका की और भारत के अंदर जो अंतर है वो कितने गुना का अंतर है, 17। अगर कोई भी अमेरिका का इंजीनियर या कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर आकर नौकरी करता है, अगर उस जो कंपनी के अंदर भारतीयों को अगर 1 लाख मिलता है तो उस विदेशी व्यक्ति को 17 लाख रुपए देने पड़ते हैं। क्या है, क्या हम बुला किसी बाहर विदेशी व्यक्ति को यहां पर काम करने के लिए अलाउ करेंगे ना? तेरे से तो ज्यादा 2 हम और रख लेंगे, ठीक है। तेरे को 17 लाख देने पड़ेंगे और उसको 2 लाख के अंदर तेरे से ज्यादा काम करवा लेंगे, है ना। तो आदमी तो इंग्लिश बोलेगा, भारतीयों को वैसे नहीं समझ में आती है ना, ठीक है। तो ये है आपका पीपीपी, ठीक है। इसके अंदर रैंक वगैरह पूछ लिया जाता है। एक आता है आपका यहां पर आय, ठीक है। आय क्या होता है, या जिसको कहते हैं हम इनकम। इनकम क्या होता है, क्या होता है इनकम? काम के बदले जो पैसा मिलता है ना, जिसको देख के सुकून मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम, आय कहते हैं। मिलता है ना। अभी जैसे तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने के बाद में 31 तारीख को आपने जितना भी श्रम किया है, जितनी भी मेहनत करी है, उस मेहनत का आपको पैसा मिलता है, अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। एकदम से क्रेडिट होंगे 55,685 रुपए, वाह, है ना, क्या बात है, अब तो आग लगा देंगे है ना। भारतीय लोग इतने में खुश होते हैं, और विदेश के अंदर जाकर देखे कितने रुपए मिलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, 2-1 लाख रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। बस इंडिया में तो 30,000 मिल जाए तब भी उसमें खुशी मिलती है अलग से, है ना, ठीक है। चलो, तो इसी को हम कहते हैं इनकम, यानी कि कोई भी हम कार्य करें, उस कार्य के बदले हमें क्या मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, इनकम। तो ये जो इनकम होता है, एक होता है आपका मॉनेटरी इनकम, यानी कि श्रम के बदले क्या मिले, हमें धन मिले, उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म के अंदर क्या कहते हैं, मॉनेटरी इनकम। ये अलग अलग प्रकार की मॉनेटरी इनकम होती है। एक को हम कहते हैं प्रयोज्य आय, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, और एक होता है हमारा वास्तविक इनकम, ठीक है। जो आपका डिस्पोजेबल जो इनकम होता है, ये कौन सा इनकम होता है, देखो यहां पर कि टैक्स घटाने के बाद जो बचा हुआ जो धन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, प्रोजेय इनकम। यानी कि जैसे सरकार क्या ले रही है आपसे, टैक्स ले रही है। अभी किसी के फादर है जो टैक्स वगैरह पे करते हैं, क्लास के अंदर है कोई ऐसा? आपके पापा कितना % टैक्स देते हैं, कितनी इनकम है ईयरली? लाख रुपए ईयरली, मंथली लाख, यानी कि 12 लाख रुपए, लगभग 5% के आसपास टैक्स पे करते हैं, 5 या 10% के आसपास। स्लैब के अंदर आते हैं, 10% वाली में आएंगे शायद, ठीक है। तो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स, गवर्नमेंट जॉब में ना, तो बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा जीएसटी पे करते हैं, तो आ जाओ इधर, ठीक है। अरे बस बातचीत नहीं, आगे हम जब टैक्स करेंगे ना, उस टैक्स के अंदर अलग अलग स्लैब आएगी, ठीक है। जैसे मान लो किसी की भी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, इस 1 लाख के ऊपर मान लो उसको टैक्स पे करना है 10%, तो बाकी जो उसकी जो इनकम है कितनी बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, ठीक है। ये 1 लाख रुपए हो गए ना, हाँ 1 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए ये है, और जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, अरे 10% निकाल दो, 90,000, कितने बचेंगे, 90,000, ठीक है। 90,000 बच गए, तो वो जो 90,000 है, उस 90,000 को हम क्या कहेंगे, डिस्पोजल इनकम या प्रोजेय आय, क्या कहेंगे, प्रोजेय आय। ये पूरी तरीके से क्या होता है, व्हाइट होता है, इसके अंदर कोई भी काला नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सारा प्योर व्हाइट होता है, यानी ये कंप्लीटली क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ये टैक्स आपको देना ही देना पड़ता है, ठीक है। इनकम जो टैक्स होता है, आगे हम करेंगे। अगर जीएसटी के अंदर आ जाते हैं तो जीएसटी के अंदर और भी ज्यादा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति 25 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो वो लगभग 30% के अंदर आ जाएगा। 25 से 30 लाख रुपए, मान लेते हैं 30 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको 30% क्या देना पड़ता है, टैक्स। और इसका
30 लाख का 30% कितना हो गया? कितना हो गया? 30% का 30% इसका 30 लाख का कितना हो गया? 3 लाख। कौन बोल रहा था? है सर यहीं बैठे सुन रहे तुम्हारी बात है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपए। तो उस आदमी के पास कितने बचे हैं? कितने लाख बचे? 21 लाख। कितने बचे? 21। धीरे धीरे तुम्हारी अगर इनकम बढ़ती जाएगी ना तो तुम ज्यादा टैक्स पे करने लग जाओगे। ठीक है, टैक्स भी एक बीमारी के तरीके से इंसान को खाने लगता है। ठीक है, फिर टैक्स बचाने के बहाने देखते हैं, फिर ब्लैक मनी हो जाता है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक आता है इसके अंदर दूसरा जो हमारा आय होता है, कौन सा आता है? वास्तविक आय। इस वास्तविक आय कौन सी होती है इसको समझते हैं हम। जो प्रोजे आय है, ठीक है, यानी कि जो हमारी इनकम है ईयरली, उसमें से टैक्स निकाल दो और क्या निकाल दो? खर्चा निकाल दो। क्या निकाल दो? खर्चा। यानी कि देनदारी या ऋण, जितना भी ऋण भार है उसको निकालने के बाद में जो हमारे पास इनकम बचती है उसी इनकम को हम क्या कहते हैं? वास्तविक आय। क्या कहते हैं? वास्तविक आय। और जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी कौन सी आय घटेगी? प्रोजे आय या रियल है? अब मान लो आपकी नौकरी लगी, आप कमा रहे हो 20 लाख रुपए, ठीक है, और 20 लाख में से 20 लाख आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, 20 लाख क्या दे रहे हो? 20% क्या दे रहे हो? टैक्स। तो कितना टैक्स हो गया? 20 का 20 थोड़ी टैक्स दे देंगे हैं? 20 लाख कमा रहे हैं हम और 20% हमने टैक्स दे दिया, तो कितना टैक्स दिया? टोटल 4 लाख। बच गया कितना? 16 लाख। ठीक है, कितना बचा? 16। इस 16 लाख में से मान के चलो 12 लाख हो गया हमारा खर्चा, है ना। 5 बढ़िया सा मकान लिया है, एकदम 5 स्टार जैसा होटल जैसा, एक बढ़िया सी गाड़ी ली है रॉयल रॉयस जैसी, उसकी वो सारी की सारी किसके ऊपर है? इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ईएमआई कटती है उनकी हर साल। ठीक है, तो टोटल हमारी 12 लाख यहाँ पर ईएमआई कट रही है, खर्चा पानी सब कुछ जोड़ के। बाद में जो हमारे पास जो बचा है वो कितना बच गया? बहुत होता है 4 लाख सेविंग। ठीक है, बहुत होता है, साल का 4 लाख बहुत होता है ना। तो 4 लाख बच गए हमारे साल के। ठीक है, उस 4 लाख को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? वास्तविक आय। 4 लाख को हम क्या कहते हैं? वास्तविक आय। आया समझ में? ठीक है, अब आपसे जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इस तरीके का कोई क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वास्तविक आय बताओ कितनी है। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्पोजेबल इनकम बता दो कितनी होगी। डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो जाएगी? ठीक है, यानी कि वो कितना कमा रहा है? 1 लाख, और टैक्स कितना पे कर रहा है? 30%। तो इस 1 लाख में से कितना माइनस करना हमें? कितना माइनस करेंगे? 30,000। तो कितना बच गया? लाख हो गया ना। कितना बच गया? 70,000। तो 70,000 रुपए उसकी कौन सी इनकम होगी? डिस्पोजेबल इनकम। कौन सी इनकम होगी? डिस्पोजेबल। अगर उसकी रियल इनकम देखें यहां से, यानी कि वास्तविक जो आय है, वास्तविक आय कितनी होगी? ठीक है, जो ये 70,000 है, इस 70,000 में उसका जो कर्जा है वो कितना था? थोड़ा ही लिया ना कर्जा, तो है 4,000 रुपए कर्जा। तो उसकी जो रियल इनकम है वो कितनी बचेगी? 66,000। कितनी बचेगी? 66,000। रियल इनकम कितनी बच जाती है उसकी? 66,000। पता लगा अब? ठीक है, सरकार प्रोजे इनकम बताती है, खर्चा नहीं जोड़ती। ठीक है, उसमें से टैक्स निकाल के बोल कह रही है कि तुम्हारे पास इतना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम बताती है, रियल इनकम कभी नहीं बताता। जब भी आपसे कोई पूछे कि कितना कमा रहे हो तो आप रियल इनकम बता देना। ठीक है, यकीन नहीं होगा किसी को भी। ठीक है, और आप सीधी मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी फंड बता दोगे कि हाँ, बिना टैक्स जोड़ के सारा कुछ बता दो कि मैं तो महीने के 40 लाख कमा रहा हूँ। बाप रे, इतना कमा रहा है, नींद नहीं आएगी पड़ोसियों को भी, है ना। ठीक है, चलो अगला आता है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को यहाँ पर देखते हैं हम। नेशनल इनकम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, नेशनल जो इनकम है, किसी भी देश के अंदर सारे जो घटक होते हैं, घटक के अंदर कौन कौन आता है? बातचीत नहीं करो भाई लास्ट में। सरकारी और निजी, जितने भी सरकारी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी चीज देश के अंदर निर्माण हो रहा है, ठीक है, सारे के सारे सरकारी और निजी, उनका आय का कुल योग, ठीक है, उनकी आय का जो कुल योग होता है उसको क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय जो आय है बाजार स्तर पर किसके ऊपर काउंट करते हैं इसको? एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक हमने किया था क्या? जीडीपी। एक था एनडीपी, यानी कि इसमें से क्या घटा दें? मुद्राहास। क्या घटा दें इसके अंदर से? मुद्राहास। फिर एक आया था हमारा जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें से अगर नेट निकालना हो तो क्या बोल देंगे उसको? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कह देंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसी के आधार पर हम क्या काउंट करते हैं? राष्ट्रीय आय। और नेट नेशनल प्रोडक्ट के जो निकालते हैं, इसमें से क्या क्या करते हैं हम? जीएनपी से क्या माइनस करते हैं? मूल्यह्रास। क्या माइनस करते हैं? मूल्यह्रास। और जो जीएनपी है, जीएनपी कैसे निकालते हैं हम? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स क्या होता है? वित्त वर्ष। हाँ, एक्स क्या होता है? कोई भी भारतीय लोग विदेश के अंदर कमा रहा हूं। एक्स क्या होता है? कोई भी भारतीय लोग विदेश के अंदर कमा रहा हो। वाई क्या होता है? भारत के अंदर विदेश की कंपनी जो कमा रही है, ठीक है, भारत के अंदर जो विदेश की कंपनी जो कमा रही है, ठीक है, यानी कि सारा कुछ निकाल के डेप्रिशिएट सब कुछ जो निकालने के बाद में लास्ट के अंदर जो हमारे पास प्राइस बच जाता है, और उसी प्राइस को हम काउंट करते हैं किसके अंदर? नेशनल इनकम। और इसी राष्ट्रीय आय के अंदर एनएनपी के अंदर किसमें से किसको और माइनस कर देते हैं? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं, जो आप लोग सभी पे करते हो। कौन से टैक्स को? इनडायरेक्ट। ठीक है, देश की जो जनता है 99% जो जनता है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है, और 1% जो जनता है वो कौन सा पे करती है टैक्स? डायरेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट। ठीक है, जैसे आपका इनकम जो टैक्स होता है ये कौन सा है? डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये 99 डायरेक्ट टैक्स पे करती है तो सोच के देखो कितना काला धन होता है। अब 1% ये जो पे कर रही है ना, इसमें से भी ये क्या कर रहे हैं? काला धन निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहां से तो निकलना ही निकलना है, इसमें से भी निकाल रहे हैं। तो ये जो 1% है ये कौन सा है? डायरेक्ट वाला। और 99 वाला कौन सा है? इनडायरेक्ट। जैसे हम कोई भी चीज परचेज करके आते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आप कपड़े लेके आते हो, कपड़ों के ऊपर भी जीएसटी होता है। ठीक है, अगर आप जीएसटी नहीं पे कर रहे तो वो क्या हो रहा है? ब्लैक मनी हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? ब्लैक मनी। सारी चीजों के ऊपर आप पे करते हो। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, ये किसको क्या कहते हैं? स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ जो होता है हमारा, वही क्या करता है? इसकी गणना करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब होती है? 1951। किस तारीख को? 29 जून। और इसी 29 जून को क्या बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। इस दिन किसी का जन्म दिवस था। किसका? महालोबिस का। किसका था? पीसी महालोबिस का क्या था? जन्म दिवस। एचएससी ने अभी पीछे ये क्वेश्चन पूछा था कि सांख्यिकी दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, तो 29 जून। किसको बनाया जाता है? 29 जून। आपको एक चैप्टर भी पढ़ाते होंगे स्टैटिक, ठीक है, मैथ के अंदर स्टैटिक्स। ठीक है, उसी स्टैटिक्स को सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर भी आप सर आपको बताते हैं कि 29 जून को क्या बनाया जाता है? स्टैटिक्स डे या सांख्यिकी दिवस। अब ये जो नेशनल आय जो निकाला जाता है, नेशनल आय के द्वारा हम क्या निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम। क्या निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम यानी कि एक व्यक्ति की कितनी आय है भारत के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब सबसे पहले इस पर कैपिटा इनकम को 1867 के आसपास यहां पर दादा भाई नारोजी के द्वारा इसको सबसे पहले बताया गया था कि एक आदमी की कितनी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, यानी कि एक आदमी कितना कमा लेता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की जो जनगणना है 67 से 68 के आसपास यहां पर काउंट की गई थी, और इस समय जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी निकल के आई थी? 20। हाँ जी, प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल के आई? 20। पर कैपिटा इनकम कितनी आई? 20। ठीक है, और आज के समय पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,70,000 रुपए। ठीक है, देख लो देश कितना ग्रोथ कर गया है। ठीक है, असली हमारा देश कितना ग्रोथ कर रहा है वो पर कैपिटा इनकम ही बताता है। ठीक है, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 1,70,000। अब आप पूछोगे सर जी है कहाँ 1,70,000? है ना,
ठीक है, बट जो कमा रहा है, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, इसके द्वारा ये डाटा दिया गया है। ठीक है, जिसने बताया कि 1,70,000। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। कौन सी पुस्तक थी? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। किसके द्वारा लिखी? दादा भाई नारोजी। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया गया था पर कैपिटा जो इनकम है अभी इंडिया की, वो कितनी है? 20 रुपए। ठीक है, और वर्तमान के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है ये कितनी है? 1,70,000। कितनी है? 1,70,000। यानी कि व्यक्ति भारत के अंदर जो रुपए कमाता है, एक व्यक्ति, ठीक है, सालाना 1,70,000 रुपए कमा रहा है। कितनी कमा रहा है? 1,70,000। और यहाँ पर हरियाणा ने क्या कहा है? 1,80,000 जिसकी इनकम है वो क्या है? गरीब है। क्या है वो? गरीब। और भारत क्या कह रहा है कि पर व्यक्ति कितनी कमा रहा है? 1,70,000, है ना, बीच में 10,000 का डिफरेंस है। चलिए, अब इस पर कैपिटा इनकम को कैसे दर्शाया जाता है? ठीक है, यानी कि जितनी राष्ट्रीय आय है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? जनसंख्या से। किससे डिवाइड कर देंगे? जनसंख्या से। तो जितनी हमारी नेशनल की, यानी कि जो राष्ट्र की जो इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे। अभी कितनी जनसंख्या होगी हमारी? है कितनी कितनी जनसंख्या हो रखी है भारत की? 141 करोड़। कितनी? 1 करोड़। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है भाई? 2 करोड़। कितनी है हरियाणा की? और भारत की कितनी है? 141 करोड़। कितनी है? 141 करोड़। भारत की जनसंख्या है 141 करोड़। 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से तो ज्यादा हरियाणा बैठा है। ठीक है, एक आता है आपका हिंदू विकास दर। ठीक है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। हिंदू विकास दर, चालू कीमत, इसके अंदर जो स्थिर कीमत है ये थोड़ा सा देखना है आपको। इसको देख लेते हैं। हिंदू विकास दर संबंध है किससे? राष्ट्रीय आय से। किससे संबंध होता है इसका? राष्ट्रीय आय। यानी कि जो स्थिर कीमत है उसके ऊपर, जो स्थिर कीमत है उसके ऊपर हम आय की जो गणना करते हैं उसी को हम कहते हैं हिंदू विकास दर। जैसे अभी अब की जो कोई भी एवरेज स्थिर, जो जिसकी वैल्यू चलती है, जो जिसका प्राइस ना बढ़ रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं स्थिर कीमत। और उसी के ऊपर जिसके हम आय की काउंट करते हैं उसको कहते हैं हिंदू विकास दर। ये अलग अलग हर साल का डाटा आता रहता है कि हिंदू विकास दर इतनी है, अगले साल इतनी है, पिछले साल इतनी थी। ये एक होता है चालू कीमत। चालू कीमत के अंदर क्या होता है कि जो आपका प्राइस है, करंट ईयर का जो प्राइस होता है, ठीक है, करंट ईयर का जो प्राइस होता है उसके ऊपर नेशनल इनकम निकाल दी जाती है। उसको क्या कहता है यहाँ पर? चालू कीमत। क्या ये एग्जैक्ट होगी? अभी महंगाई, मान लो अगले साल महंगाई ना हुई, ठीक है, मंदी आ गई, ठीक है, तो चीजों का प्राइस क्या हो जाएगा? कम। क्या एग्जैक्ट यहाँ पर हम राष्ट्रीय इनकम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो चालू कीमत को इसलिए यहाँ पर नहीं ज्यादा पूछा जाता। स्थिर कीमत, स्थिर कीमत पे क्या होता है कि उन्होंने एक बेस ईयर ले लेता है जिसके अंदर एवरेज इनकम बढ़ी हो, उसी के प्राइस के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। और इसी स्थिर कीमत के अनुसार अभी जो हमारा आधार वर्ष है उसको कौन से को माना है? 2017 या 18। 17 और 18 को माना है कौन सा? बेस ईयर। ये 17 और 18 क्यों मानते हैं? 17 को मान लेते हैं, 18 क्यों लिया साथ में? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर कहां तक? 31 मार्च। कब तक होता है? 31 मार्च। यानी कि 3 महीने अगले साल के होते हैं, 2018 के। ठीक है, लगभग सभी जो देश है वो 1 जनवरी से ही काउंट कर रहा है। अभी भी भारत यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से मानता है। ठीक है, इसलिए देखना, अगर आप चीज खरीदते हो तो 31 मार्च को सबसे ज्यादा उन चीजों के ऊपर डिस्काउंट वगैरह मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अगले ही साल क्या शुरू होता है? फाइनेंशियल ईयर रेटों के अंदर दोबारा से बदलाव आ जाता है, या तो महंगी हो जाएंगी या क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है, और पुरानी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए उस दिन क्या होता है? भारी डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय की जो गणना करने के लिए हमारे पास अलग अलग से 3 विधियां होती हैं। जो पहली जो विधि है जिसको हम कहते हैं उत्पादन विधि, दूसरी कौन सी है? आय गणना, और तीसरी कौन सी है? उपभोग विधि। तीसरी कौन सी विधि है? उपभोग। अब जो पहली जो विधि है उत्पादन विधि, इस उत्पादन विधि के अंदर क्या है? समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। इन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, और वही क्या दर्शाता है? हमारा जीडीपी।
इसके अंदर एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? रेट को 2 बार काउंट कर लिया जाता है। कितनी बार काउंट कर लिया जाता है? 2 बार। अब 2 बार कैसे काउंट किया जाता है वो देखो। जैसे हमने कोई भी चीज है प्राइमरी सेक्टर के अंदर लिया, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? गेहूं आता है कि नहीं आता? सेकेंडरी के अंदर क्या आ जाएगा? आटा आता है ना, आटा समझते हो? स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे तब चाकी से आटा पिसवा के लेके आते थे ना, और छुप छुप के जाते थे, कोई क्लास की लड़की ना देख ले, और देख भी लेती थी, पूछ भी लेती थी, आटा लेके आ रहे हो क्या? है ना, आटा नहीं लेके आ रहे हैं, जीएसएल भी लेके आ रहे हैं चांद पे जाने के लिए, है दिख रहा है, फिर भी जानबूझ से पूछती है आटा लेके आ रहे हो। ठीक है, तो टर्सरी के अंदर क्या आता है? चिप्स। टर्सरी के अंदर क्या आता है? चिप्स। अब यहां पर गेहूं था, गेहूं को पीस के क्या बना दिया? आटा। उसी आटे से क्या बना दिया? चिप्स। और उसी से बिस्कुट बना दिया। तो यहां से भी आटे की वैल्यू काउंट हो रही है, और यहां पर भी आटे को हम ले रहे हैं, और यहां पर भी हम जो आटा जिससे बनता उसको भी ले रहे हैं। तो यानी कि क्या किसकी गणना हो रही है? दोहरी। आटा यहां पर भी काउंट हो रहा है, अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो गेहूं भी काउंट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आटा क्या हो रहा है? 2-3 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होती है? दोहरी गणना की जाती है। तो इसलिए इसको ज्यादा एग्जैक्ट नहीं मानता है, इसके अंदर दोहरी गणना को न काउंट करके सीधा टर्सरी सेक्टर के अंदर मूल्य को अगर उठा लिया जाता है तो ये सबसे बढ़िया माना जाता है। दूसरा जो आता है आपका कौन सी? आय गणना विधि। आय गणना के अंदर क्या होता है? जितने भी क्षेत्र होते हैं निजी और गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सारे जितने भी सेक्टर होते हैं उन क्षेत्र की क्या जोड़ते हैं? आय। और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय जो की जाती है वो किसके आधार पर? आय गणना विधि के आधार पर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जो आय है किसकी गणना? आय के आधार पर। ठीक है, उत्पादन के आधार पर भी काउंट करते हैं, बट इस दोहरी जो गणना की समस्या है इसको ये नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो करंट के अंदर आय गणना विधि के अनुसार नेशनल इनकम निकाली जाती है। तीसरा आता है आपका उपभोग विधि। इस उपभोग विधि के अंदर क्या होता है? जितना हम उपयोग करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का, और जितनी हम बचत करते हैं, इन सभी को जोड़ के बताया जाता है। ये होता है कि इसके अंदर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, लाइक दैट अमेरिका, चाइना, ये सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, और डेवलप्ड कंट्री के अंदर उपभोग विधि से के द्वारा उनकी गणना जो आय होती है उस आय की गणना की जाती है। भारत के अंदर इसके अकॉर्डिंग हम गणना नहीं करते। ये और बचत विधि और मौद्रिक विधि, इनको आय की गणना की विधि नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर आय गणना देखना है। अगर ऑप्शंस के अंदर आ जाए कि भारत की जो आय है नेशनल इनकम वो किसके आधार पर काउंट की जाती है, तो पहला आय, अगर आय ना हो तो क्या करेंगे? उत्पादन विधि। क्या करेंगे हम? उत्पादन विधि। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आपका बेरोजगारी। ठीक है, जो बेरोजगारी है इसी के अंदर तुम्हारा दर्द झलकता है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे कि बेरोजगारी कितने प्रकार की, कौन कौन सी बेरोजगारी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।